Assalamu alaikum students, I'm Samra Batul and it's BS Zoology second semester class and it's the 10th lecture of Algebra and Trigonometry and the topic is functions. आज के लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे। मतलब पहले भी हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस ही डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने ऑन टू, वन टू वन और बाइजेक्टिव फंक्शन को डिस्कस किया। अब ये दूसरी टाइप्स हैं, कुछ दूसरी टाइप्स हैं फंक्शन की जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लीनियर फंक्शन वर्सेस नॉन लीनियर फंक्शंस, मतलब ग्राफ्स इनके ऐसे होते हैं। ये जो ग्रीन लाइंस से ग्राफ प्लॉट हुआ हुआ ये लीनियर फंक्शन है और जो दूसरे हैं वो नॉन लीनियर फंक्शन है। डेफिनेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टाइप है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ विद बेस बी इज़ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू बी रेज टू पावर एक्स। बी यहाँ पर एक पॉजिटिव कांस्टेंट है एंड एक्स इज़ एनी रियल नंबर। ठीक है, here are some examples of exponential function. F of x is equal to 2 raised to power x, g of x is equal to 10 raised to power x, या एक तीसरा फंक्शन है h of x is equal to 3 raised to power x plus 1, यानी x plus 1, यानी कांस्टेंट की पावर में जो वेरिएबल होता है उन फंक्शंस को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। The exponential function with base 2 is the function f of x is equal to 2 raised to power x with domain minus infinity to infinity. The value of f of x for selected value of x follows: f of 3 is equal to 2 raised to power 3 is equal to 8. f of 3 by 2 is equal to 2 raised to power 3 by 2 and ये आपके पास आंसर आ गया। f of 0 किसके इक्वल होता है? 2 raised to power 0 which is equal to 1. एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है। इसकी डोमेन होती है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। डोमेन क्या है? डोमेन आपका जब आप फंक्शन लिखते हैं फ्रॉम ए टू बी, तो सेट ए जो है वो डोमेन है। ए के हर एलिमेंट, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अगर किसी एलिमेंट की आप इमेज नहीं निकाल सकते ए के किस, तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन ही नहीं है। तो डोमेन के हर एलिमेंट की आप इमेज फाइंड आउट कर सकते हो तो ही आपका फंक्शन होता है। तो डोमेन ऐसा सेट है जिसके हर एलिमेंट की इमेज होगी। और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका आप आंसर या जिसके आप इमेज ना फाइंड आउट कर सकें। कुछ और एग्जांपल्स हैं। द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3 रेज टू पावर एक्स व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 2 इज़। सिंपल फंक्शन की वैल्यू निकालने का आपको तरीका पता है। जो एक्स की वैल्यू गिवन है आप जस्ट उसमें पुट करें और आंसर निकालें। अब ये देखिए 3 रेज टू पावर एक्स है, उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट की व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू -2। क्लियरली आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन कैलकुलेटर से सॉल्व करके आप 1/9 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आता है वैसे 1/9? 0.1111। ठीक है, तो वो द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0.5x व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 4। मतलब ये डिफरेंट फंक्शंस हैं और इनकी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं इन एग्जांपल्स में ये एक्सप्लेन किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, तो वो होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। राइट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंस ये पहले भी किसी लेक्चर में डिस्कस हुए हैं। जब मैं आपको रियल नंबर्स पढ़ा रही थी तब मैंने रेडिकल साइन और एक्सपोनेंस उनको डिस्कस किया था। अब ये आपका रिवाइज हो जाएगा। लेट ए एंड बी पॉजिटिव नंबर्स एंड लेट एक्स एंड वाई बी रियल नंबर्स, देन बी रेज टू पावर एक्स और बी मल्टीप्लाई बाय बी रेज टू पावर वाई। यानी जब बेस सेम हो और प्रोडक्ट आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई के लिए प्रोडक्ट का वर्ड भी यूज़ होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ले रहे हो आप तो आपकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं।
राइट। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपकी बेस सेम हो, दोनों की बेस सेम है ना, b रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाय b रेज टू पावर y, तो बेस सेम है इसलिए b रेज टू पावर x प्लस y आ गया। दूसरा है b रेज टू पावर x ओवर b रेज टू पावर y, यानी अगर डिनोमिनेटर में होता है तो ऊपर जाके पावर अपना साइन चेंज कर लेती है, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। बी एक्स और उसकी पावर में y, अगर यानी पावर की पावर ली जाए तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट की पावर x है, मतलब 6 की पावर 5 है, तो आप उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5। और a ओवर b की पावर x है तो इसको लिखा जा सकता है a की पावर x ओवर b की पावर x, राइट। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग, अच्छा जिन फंक्शंस में लॉग इन्वॉल्व हों हम उन्हें लॉगरिथमिक फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो बाद में बात करेंगे, अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप डील करें तो इसके अलावा ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपको याद होनी चाहिए। ये लॉग नेचुरल 1 का आंसर क्या होता है, 0, ये तो आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। लॉग नेचुरल e इज़ इक्वल टू 1, e क्या होता है, e की वैल्यू क्या, e इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू 2 और 3 के दरमियान में होती है, और कैलकुलेटर से भी आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूजुअली जो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं उनकी बेस e होती है समटाइम्स, ठीक है। तो e बेस क्योंकि कांस्टेंट ही है तो आप उसको डील कर सकते हैं लॉग की हेल्प से। तो ये इसके लिए आपकी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए कि लॉग नेचुरल 1 इज़ इक्वल टू 0 होता है, लॉग नेचुरल e इज़ इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, ये जो पहली प्रॉपर्टी है ना, लॉग नेचुरल 1 इज़ इक्वल टू 0, अगर आप इसको सॉल्व करें तो लॉग को इक्वेशन की दूसरी साइड पर अगर आप लेके जाते हैं तो वो e बन जाता है, ठीक है। या आप अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको कहूँ कि अगर आप लॉग का इन्वर्स लेना चाहें, एंटी लॉग लेना चाहें, तो लॉग नेचुरल जो होता है ना उसका एंटी लॉग होता है e, राइट। तो ये जब उधर जाएगा तो ये e बन जाएगा। तो इसी तरह लॉग नेचुरल e इज़ इक्वल टू 1 है। लॉग नेचुरल e रेज टू पावर x इज़ इक्वल टू x का क्या मतलब है, e की पावर लॉग नेचुरल x इज़ इक्वल टू x, राइट। if log natural x is equal to log natural y, then x is equal to y. Examples हैं, simplify each expressions, log natural 1 over e square is equal to log natural e की पावर -2। अब ये देखिए log है और उसके साथ e है, log natural और साथ e, ln होता है, उसे log natural कहते हैं। इन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आपका आंसर क्या रह जाएगा, -2। e log natural 20, e और log natural एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 20 आ गया। 3 log natural e, आप इसको log natural e है, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, आप इसको आसानी के लिए समझ लें। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो 1 आंसर आएगा और आंसर आ जाएगा आपका 3 log natural 1 का स्क्वायर रूट। तो ये लॉग नेचुरल की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इनका आपको पता होना ज़रूरी है। पॉलिनोमियल फंक्शंस, पहले हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n इन द वेरिएबल x इज़ अ फंक्शन डिफाइंड बाय p ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। और जो पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल कोई वेरिएबल x जैसे है, उसकी पावर्स और उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है और उनका सम। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है, 2। 4x4 या x4 प्लस 5x3 प्लस 1 या प्लस 2x भी आप उसमें डाल दें, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 4। जो हाईएस्ट पावर होती है ना वेरिएबल की, वो उसकी डिग्री होती है। तो
ए एन इज़ कॉल्ड द लीडिंग कोफिशेंट, जो हाईएस्ट पावर का कोफिशेंट होता है उसे हम लीडिंग कोफिशेंट कहते हैं। बाकी जो उसके साथ जैसे अब 2x² है तो 2 इज़ द कोफिशेंट ऑफ x², तो कोफिशेंट इनको कहते हैं। एंड इज़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ए नोट इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म, मतलब जो x के बगैर जो टर्म होती है हम उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। अगर कोई फंक्शन आपका इस तरह से एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x² + 3x + 5 गिवन है तो उससे हम वो पोलिनोमियल फंक्शन है। अभी आपने पहले जो आपका लास्ट लेक्चर था उसमें ऑन टू और 1-to-1 के एग्जांपल करते हुए फंक्शंस देखे थे ना, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x - 5, जी वो एक पोलिनोमियल फंक्शन है और उसकी डिग्री क्या है 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर फंक्शन कहते हैं, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको कौन सा फंक्शन कहते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, वो आगे पोलिनोमियल फंक्शन के आगे हैं डिवीजन्स, लेकिन पोलिनोमियल फंक्शन जिसमें ऐसे आपको पोलिनोमियल इन्वॉल्व हो, राइट। अ पोलिनोमियल फंक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, राइट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वेयर n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, अब इसमें पावर्स जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, टू माइनस में होगी तो फिर नहीं हम इसको कहेंगे। इज़ अ रियल नंबर, द पोलिनोमियल फंक्शन हैज़ अ लीडिंग कोफिशिएंट, डिग्री n है। एग्जाम्पल्स, ये आप देखें एग्जाम्पल्स दी गई हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू -2x⁵ + 3x3 - 5x + 1, ये क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। इसकी डिग्री क्या है 5, इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है -2। सेकेंड एग्जाम्पल आ जाए, x3 + 6x2 - x + 7, डिग्री क्या है 3, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 1। इंटरेस्टिंग बात है, थर्ड एग्जाम्पल आप देखें, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 14, इट्स ऑल्सो पोलिनोमियल फंक्शन। इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 14 और इसकी डिग्री क्या है 0, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप होता है कि अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन विद डिग्री 0, राइट। पोलिनोमियल फंक्शंस, अब जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दी थी y इज़ इक्वल टू 2x + 5 एक लीनियर फंक्शन है, तो यहाँ पर जनरली आपको बताया गया है कि y इज़ इक्वल टू ax + b, इसकी डिग्री क्या है 1 और इसको हम क्या कहते हैं लीनियर फंक्शन। दूसरी एग्जांपल ax² + bx + c, इसकी डिग्री क्या है 2 एंड इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। ax³ + bx² + cx + d, इट्स डिग्री इज़ 3 and it's called cubic function। और ax4 + bx³ इसे क्वार्टिक फंक्शन कहते हैं और इसकी डिग्री 4 है। द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट विद द पोलिनोमियल डिटर्मिन्स द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की उसको हम डिग्री कहते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, द फंक्शन डिफाइंड बाय y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू k, मतलब कोई भी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 4, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 14, ये क्या है कांस्टेंट फंक्शंस है। मतलब आप x की जोन सी मर्ज़ी वैल्यू डाल दो, आपका आंसर वही कांस्टेंट आएगा। जैसे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 4 है तो आप x की जोन सी मर्ज़ी वैल्यू डाल दें, आपका आंसर 4 ही आएगा। और इसका ग्राफ कांस्टेंट फंक्शन का कैसे होता है, ऐसे, ये एक पैरेलल लाइन होती है x एक्सिस के, ठीक है, और ये y इज़ इक्वल टू 4 से गुजर रही है और ये x के इस तरह से, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि कांस्टेंट, ये आपने याद रखना है कि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। अब जैसे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 है तो ये y इज़ इक्वल टू 1 जहाँ पर है लाइन पे, उससे पास करती हुई x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, राइट। Algebraic function. A function is called an algebraic function if it can be constructed using algebraic operations such as addition, subtraction, multiplication, division and taking roots on polynomials. Any rational function is automatically an algebraic function. Functions that are not algebraic are called transcendental functions. Right? कौन से? Transcendental functions. ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस यानी फंक्शंस दो टाइप के हैं, या तो एल्जेब्राइक हैं और या हैं ट्रांसेंडेंटल। पोलिनोमियल फंक्शन भी एल्जेब्राइक फंक्शन के अंडर ही आता है।
कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सच फंक्शंस आर, मतलब अलजेब्राइक फंक्शन की एग्जांपल्स क्या हैं? एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और ये थर्ड वाली जो एग्जांपल है, राइट। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन से होते हैं? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इज एन एनालिटिक फंक्शन दैट डज नॉट सेटिस्फाई अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन कॉन्ट्रास्ट to an algebraic function. The polynomial are sometimes required to have rational coefficient. In other words, a transcendental function transcends algebra in that it cannot be expressed in terms of a finite sequence of algebraic operations of addition, multiplication, and root extraction. Examples of transcendental functions include the exponential function, the logarithmic functions and trigonometric functions. मतलब पोलिनोमियल नहीं आ रही उसमें, सिंपल प्लस माइनस की बात नहीं हो रही, पावर्स जो है रूट्स की बात नहीं हो रही, मतलब आप पावर स्क्वायर रूट ही नहीं, सिर्फ क्यूब रूट या फिफ्थ रूट, मतलब जो सा भी है, ये सारे अलजेब्राइक फंक्शंस में आते हैं। लेकिन अगर आपके फंक्शन में मसलन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कोस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लॉग एक्स, अगर ये आ जाता है और साथ में चाहे आपके कोई और वैल्यूज़ भी आ जाए, जैसे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 5, तो भी हम इसको कौन सा फंक्शन कहेंगे? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ठीक है, जिसमें इस तरह के फंक्शंस इन्वॉल्व हों, कोस, लॉगरिथमिक या ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एक्सपोनेंशियल, तो उन्हें हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कहेंगे। अदरवाइज जो दूसरे हैं उन्हें हम अलजेब्राइक फंक्शंस कहेंगे। रैशनल फंक्शंस कौन से होते हैं? फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ रैशनल फंक्शन इफ़ एंड ओनली इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, वेयर पी भी एक पॉलिनोमियल है और क्यू भी एक पॉलिनोमियल है, तो ऐसे फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। Where p and q are polynomials, x and q is not zero polynomial. ठीक है, q is not the zero polynomial. The domain of f is the set of all points for which the denominator is not zero. ये एक रैशनल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें ऊपर भी पॉलिनोमियल हो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, लेकिन मेक श्योर कि डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी ज़ीरो ना हो आपका, क्योंकि अगर ज़ीरो हो गया तो आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, आप उसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, तो फिर वो फंक्शन ही नहीं देगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी डोमेन में कोई ऐसा पॉइंट ना, ऐसा एलिमेंट ना हो जो आपके क्यू ऑफ एक्स को या डिनोमिनेटर को ज़ीरो बनाता हो। A rational expression is simply any fraction where either the numerator or denominator both have a variable in it. Think of a rational expression as a ratio of 2. कुछ एग्जाम्पल्स एक्सप्रेशन है x² - 1 ओवर x + 3, या रेशो ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स है, तो ये रैशनल है। 1 ओवर x ये भी रैशनल है। रेशियो ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, बेशक 1 कांस्टेंट है, लेकिन आपने कहा 1 जो है वो एक पॉलिनोमियल है विद 0 डिग्री। और थर्ड वन जो है x³ - 8 ओवर 1, ये भी रैशनल है। इसका मतलब सारी पॉलिनोमियल जो है वो रैशनल भी हो सकती हैं। ठीक है, जो फोर्थ एग्जांपल है ये एक रैशनल फंक्शन नहीं है, ये क्योंकि जो √2x है वो पॉलिनोमियल नहीं है। ये नो डाउट अलजेब्राइक फंक्शन तो होगा, लेकिन ये रैशनल नहीं है। नेक्स्ट जो है वो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन आप उसे सिंप्लीफाई करके ये देखें आगे एक्सप्लेनेशन में, सिंप्लीफाई करके 1 ओवर x × x + 4 कहा है, और नीचे वाली को हम x² + 4x लिख सकते हैं, तो इट्स अ रैशनल फंक्शन, राइट। Multiplying and dividing and simplifying rationals.
रैशनल फंक्शंस को सॉल्व करना, इसमें कुछ मेथड्स आपसे डिस्कस किए गए हैं कि कैसे इसको किया जाता है। जैसे 3x सिंप्लीफाई द फंक्शन आ जाता है ना, आपको सिंप्लीफाई करना या नहीं भी सिंप्लीफाई करना, आपने कुछ सॉल्व करें और उसके लिए आपको सिंप्लीफाई करना पड़े, तो उसके मेथड्स क्या हैं। जैसे पहला एक एक्सप्रेशन है फ़िलहाल, तो फंक्शन नहीं किया गिवन, लेकिन एक्सप्रेशन आप इसको देख लें। 3x² माइनस 5x माइनस 2 ओवर x² माइनस 4। तो आपने फैक्टराइज किया। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना फंक्शन से नेक्स्ट, आई एम नॉट श्योर कि मैट्रिसेस है या क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लेकिन आपका क्वाड्रेटिक फंक्शंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके सब्जेक्ट में इंक्लूडेड है, ठीक है, जिसमें आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के तीनों मेथड्स करेंगे। फिर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सिंथेटिक डिवीजन, मतलब सारा कुछ इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में। तो जब वो मैं आपको करवाऊँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से इसकी समझ आएगी। तो अगर आपको अभी इतना अच्छा नहीं समझ आ रहा, डजेंट मैटर, अभी सिर्फ इस टॉपिक के लिए हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखिए, जैसे 3x² माइनस 5x माइनस 2 है, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 3x प्लस 1 और x माइनस 2 में, और x² माइनस 4 है उसको भी किया जा सकता है, और फिर इसको सिंप्लीफाई किया। नीचे जो एक पॉलिनोमियल है उसमें ऊपर से भी 2 कॉमन ले लिया, नीचे से भी 2 कॉमन लिया, फिर फैक्टराइज कर दिया और इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया। और ये फिर आपको बता रही हूँ कि अगर ये आपको इतने ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो डजेंट मैटर, आपका जो नेक्स्ट से नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, राइट। अच्छा, हमने ये भी क्यों किया, क्योंकि हम लोग को ना डोमेन निकालनी है फंक्शन की, तो उसके लिए हमें उन जो प्रोसीजर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए वो थोड़ा सा भी मैंने आपको रिव्यू दिया उसका। लेकिन जब हम वो टॉपिक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी डोमेन, एक्चुअली हमारा फोकस क्या है, फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करना, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंक्शन की डोमेन क्या है। व्हाट वुड द डोमेन ऑफ अ रैशनल फंक्शन बी। अगर आपका फंक्शन रैशनल नहीं है तो आपकी डोमेन रियल नंबर्स होती है। मतलब आप जैसे आपका फंक्शन है f of x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5, तो ये रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा ही है, आपका फंक्शन है 2x² प्लस 3x प्लस 1, मतलब आपका कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन है तो आप वो पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। मैं फिर दोबारा आपको कह रही हूँ कि अलजेब्राइक फंक्शन। लेकिन अलजेब्राइक फंक्शंस में अगर रैशनल फंक्शन की हम बात करते हैं तो रैशनल फंक्शन में आपने देखना है आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो तो नहीं हो रहा। अगर आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है तो आपका फंक्शन वहाँ पे डिफ़ाइन नहीं होगा, तो आपने उसकी डोमेन में से वो वाला हिस्सा निकाल देना है। जैसा कि ये एक क्वेश्चन है, r ऑफ x आपको एक फंक्शन गिवन है 5x² ओवर 3 प्लस x। अब 3 प्लस x कहाँ पे ज़ीरो होगा, जब x इज़ इक्वल टू -3 हो, ऐसा ही है। तो डोमेन लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे ये जो सेट बिल्डर नोटेशन है, x बिलोंग्स टू r वेयर एज x डज नॉट इक्वल टू -3। अगर अलजेब्राइक फंक्शन में कोई ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिल रहा डोमेन में जो नहीं आप डिफाइन, तो आपने लिख देना x बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू x इज द डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू कैपिटल R, राइट। लेकिन अगर कोई ऐसा वैल्यू है जहाँ पे आपके फंक्शन नहीं डिफाइन हो रहा तो आपने उसको माइनस कर देना उसके अंदर से। तो आपने क्या लिखना है, x बिलोंग्स टू r वेयर एज x डज नॉट इक्वल टू -3। अब ये जो दूसरी एग्जांपल है इसके डिनोमिनेटर में 2 है, x प्लस 2 और x माइनस 2।
अब ये दो जगह पे ज़ीरो हो सकता है, x की वैल्यू 2 हो तो भी ये ज़ीरो हो जाएगा, x की वैल्यू -2 हो तो भी ये ज़ीरो हो जाएगा। तो आपने इसकी डोमेन में से ये दोनों एलिमेंट्स माइनस कर देने हैं। तो आपने डोमेन क्या लिखनी है, x belongs to R whereas x does not belong to -2 and x does not belong to 2. थर्ड एग्जाम्पल है x -1 ओवर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब यहाँ तो आपको पता चल जाए कि कहाँ पे ज़ीरो होगा। अच्छा, अब इसमें ना एक आपको हिंट देती हूँ कि जो डिनोमिनेटर है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है ना डिनोमिनेटर वाली पॉलिनोमियल, उतने पॉइंट्स पे वो ज़ीरो होता है। मतलब अगर पहला था उसमें सिर्फ था x + 2 तो सिर्फ एक पॉइंट पे ज़ीरो होता है 3 पे। दूसरा जो था वहाँ पे अगर हम उसको खोल के लिखते तो x स्क्वायर आता तो उसके 2 पॉइंट थे। अब यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है तो इसमें भी 2 पॉइंट पे ज़ीरो हो जाना है। तो वो 2 पॉइंट कौन से हैं वो आपने ढूंढने हैं। और उसे ढूंढने के लिए आपको इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। आपने इसे फैक्टराइज किया, आपके पास आ गया x + 4 और x + 1। अब ये कहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, -4 पे भी ज़ीरो हो जाएगा और -1 पे भी। तो इन दोनों को आपने इसमें से माइनस कर देना है, यानी x बिलोंग्स टू R वेयर एज x डज नॉट इक्वल टू -4 एंड x डज नॉट इक्वल टू -1, राइट। तो यानी आपने डोमेन लिखते हुए ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर अगर रैशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर आपका किसी पॉइंट पे ज़ीरो तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो उसे R में से बाहर निकाल दें, बाकी सारी की सारी R आपका जो है डोमेन बन जाएगा। अब कुछ और फंक्शंस हैं जिनमें अब ये जो ऑनवर्ड जो मैं फंक्शंस आपसे डिस्कस करूँगी ना उसमें साथ डोमेन और रेंज भी डिस्कस करूँगी। एक एक्चुअली मेरे जहन में एक फ़ंक्शन आ रहा है तो उसकी भी मैंने आपसे डोमेन डिस्कस करनी है। मैं देखती हूँ, अभी इसके बाद कर लेते हैं, चलिए ठीक है। दिस इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन f(x) इज़ इक्वल टू x का मॉडुलस, और ये मॉडुलस का आपको बताया हुआ है कि क्या होता है। इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है। -2 का मॉडुलस भी इज़ इक्वल टू 2 होता है। तो इसकी जो डोमेन है वो तो हो सकती है कोई भी R पूरी की पूरी, लेकिन इसकी रेंज कैसी होगी, इसकी रेंज सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, राइट। और इसका ग्राफ इस तरह का होगा। ग्राफ आपको अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना आ जाए तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने x की वैल्यूज़ लेनी है डिफरेंट। यूजुअली हम वैल्यूज़ लेते हैं 0, +1, +2, -1, -2। या आप ऐसी वैल्यूज़ लें जिसका आपको आंसर निकालना आसान लगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालते हैं और उन्हें प्लॉट कर देते हैं। ये मतलब क्लास 7 से ऑनवर्ड आई थिंक सो आपको सिखाया जा रहा है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये पूछ सकते हैं। ये आपके फंक्शन की जो टॉपिक है उसमें ग्राफ भी आपको आ सकता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा, आसान आएगा। आ सकता है लेकिन इसके बहुत कम चांसेस हैं। मतलब ग्राफ का क्वेश्चन अव्वल तो वैसे ही नहीं आता, तो और आप लोगों का तो क्योंकि माइनर सब्जेक्ट है तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप में से कोई चाहता हो करना तो फिर मैं आपको फर्दर गाइड कर दूँगी, ठीक है। तो ये मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। एब्सोल्यूट वैल्यू वही जो मैंने आपको बताया, इट्स डोमेन इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर, इट्स रेंज इज़ द नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब इसका आंसर कभी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। और ये पीस वाइज होता है, पीस वाइज को छोड़ दें, बस आपने ऊपर वाला ही देखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले वो जो √x, f(x) इज़ इक्वल टू √x, इसकी डोमेन क्या होगी आपने मुझे बताना है। आप ग्रुप में भी मैसेज करके बता सकते हैं, या आप असाइनमेंट तो आई थिंक सो मैंने आपको असाइन करती हुई हैं। चले आप ये मुझे वैसे बताइएगा कि
अंडर रूट एक्स है उसकी डोमेन क्या होगी, ठीक है, ये आपका क्विज आप समझ लें इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन मैथमेटिक्स द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब इतना ज़्यादा इसको ना पढ़ें, आपके लिए आगे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है उसमें सारा कुछ डिस्कस हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंपली ये है जिसमें कोस एक्स साइन एक्स टेंजेंट एक्स आए, ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे क्वेश्चन जो है ना फंक्शंस का, ऑब्जेक्टिव में तो सारा कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस देखें पेपर जो यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको तो अब एक सेमेस्टर के पेपर देके अंदाज़ा हो गया होगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, किसी भी टॉपिक में से आपको पेपर जो है पेपर सेट कर सकता है। लेकिन एक होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि जी ज़्यादा चांसेस पे बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं कि किस किस्म का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो अगर फंक्शंस का क्वेश्चन आता है तो एक इन्वर्स कंपोजिशन, हाँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपने सारा अच्छी तरह से करना है। जो क्वेश्चन वैसे है वो मैट्रिसेस में से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ज़्यादा आता है। ये जो अभी तक आप लोग कर रहे हैं सेट्स किए, रियल नंबर्स किए, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो लेकिन ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब ऐसा नहीं है कि आपने ये वाले टॉपिक ज़्यादा अच्छे नहीं करने, ये करें, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में होते हैं ये वाले क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाते हैं। जैसे अगर आपको पावर सेट निकालना आ जाता है सेट्स का, या आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आसान और ये हमारे हाथ में होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या है? दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x² + 4 एंड जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 6x - 8। आपका टाइम तो तकरीबन हो गया 32 मिनट्स, लेकिन ये टॉपिक करते हैं पूरा। ये दो फंक्शंस हैं। कंपोजिशन क्या है? इन दोनों को इकट्ठा कर देना। अब कैसे इकट्ठा करना है? इफ़ द कंपोजिशन इज़ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ की ब्रैकेट पे जहाँ x था उसकी जगह पे g ऑफ x आ जाएगा। सिंपली इंसर्ट द g ऑफ x फंक्शन व्हेन एवर एन x अपीयर्स इन द फंक्शन। तो जाहिर बात है f ऑफ x में अगर उसके नाम में ये आ गया g ऑफ x की जगह पे, तो उसकी आगे जो एक्सप्रेशन है उसमें भी x की जगह पे g ऑफ x आ जाएगा। और वो कैसे आएगा ये देखें। सो f ऑफ x आपका क्या था? 3x² + 4 ना। अब x की जगह पे g ऑफ x आएगा और g ऑफ x क्या था? 6x - 8। दैट्स इट। इसे कहते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन का क्या मतलब है? f ऑफ g ऑफ x अगर आप निकाल रहे हैं तो f में जहाँ जहाँ x मौजूद है वहाँ पर आपने g ऑफ x पूरे का पूरा फंक्शन डाल देना है। इसी तरह आप g ऑफ f ऑफ x भी निकाल सकते हैं। जब वो निकालेंगे तो g की जो आगे एक्सपेंशन है उसमें जो भी एक्सप्रेशन है उसमें आपने x की जगह पे f ऑफ x पूरे का पूरा डाल देना है। दैट्स इट। और फिर उसको सिंप्लीफाई करके लिखना। ये जो है ना सिंप्लीफाई करना बहुत अच्छी बात है। फाइनल आंसर यही होता है। लेकिन अगर आपको इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैथ्स सब आप लोगों को किए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और नहीं इतना अच्छा आता, तो कोई इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर तक भी छोड़ दें। लेकिन ये देखिए मेरे भी जहन में था कि आपको फार्मूलाज अब इतने अच्छे से नहीं याद, हालांकि मैंने याद कराए थे लास्ट आपको स्क्वायर का और करवाए थे, लेकिन फिर भी टाइम लगता है। प्रैक्टिस करें फिर आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। और एक बात, मतलब आप अक्सर साइंसेस, जो बेसिक साइंसेस के स्टूडेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि मैथ्स से हमारा क्या लेना देना। नहीं, मैथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको डिग्री करते हुए समझ आता जाएगा कि क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए करें, इसको साथ साथ करें, ठीक है। मतलब जितना आपके सेमेस्टर में आता है इससे रिलेटेड टॉपिक, जैसे स्टैट्स आ जाता है, मैथ्स आता है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है, तभी ये आपके सिलेबस में, यानी आपके कोर्सेज, ये कोर्स आपके शामिल है डिग्री में, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है और फिर फाइनल आंसर फाइंड आउट किया। 108x² - 288x + 22। ओके जी, थैंक यू सो मच। फंक्शन का टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। अच्छी तरह से कीजिएगा।
अब आई थिंक सो आपके वोकेशंस के बाद, ये जो रमज़ान की और ईद के वोकेशंस के बाद लेक्चर्स अपलोड होंगे। लेकिन प्लीज़ दुआ कीजिएगा, रमज़ान का महीना है, कि ये जो है लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, मतलब नॉर्मल हमारी रूटीन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। अब मुझे नहीं समझ आता, मुझे लगता है इस टाइम किसी को भी नहीं समझ आ रहा है कि सब कुछ कैसे ठीक होगा, लेकिन दुआ में बहुत ताकत होती है। जब अल्लाह ताला ने मुझे नहीं पता ये क्यों हम पे ये इस तरह से मुश्किल आई पूरी दुनिया पे, लेकिन हमें उसमें जाना भी नहीं चाहिए, बस माफ़ी मांगते रहना चाहिए और हर एक को अपने हिस्से की माफ़ी मांग ले, तो शायद अल्लाह ताला को हम पे रहम आ जाए और फिर इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। चीज़ें नॉर्मल ही अच्छी लगती हैं, यूनिवर्सिटी जाएं और वहाँ पे पढ़ाएं और वो नॉर्मल रूटीन पे हम इंशाल्लाह अपनी वापस आ जाएं। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।